विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय पर विचार विमर्श किया। मित्रों, तिलक सच्चे अर्थों में भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करके कांग्रेस को एक जन आंदोलन के रूप में परिणत किया। मित्रों, जीवन परिचय के बाद आज हम इनके राजनीतिक दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, तिलक उग्रवादी होते हुए भी इन्होंने हिंसा और रक्तपात को प्रोत्साहन नहीं दिया। हिंसा और रक्तपात में इनका विश्वास नहीं था और तिलक ने जनता और नेताओं के समक्ष एक रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसे विकसित किया। भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की। मित्रों, यदि हम देखें कि तिलक जी के राजनीतिक जो दर्शन है, राजनीतिक उनका जो चिंतन है, उसके क्या आधार हैं, तो मित्रों, तिलक ने राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में एक यथार्थवादी नेता की भूमिका अदा की। उनके विचार और दृष्टिकोण हमेशा हमें यथार्थवाद का तत्व उनके दर्शन में हमें दिखाई देता है, लेकिन वो मैकियावेली और हॉब्स के समान यद्यपि यथार्थवादी नहीं थे और ना ही उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के समान सर्वोत्तम राज्य के लक्षणों और संभावना का विवेचन किया है, लेकिन जीवन में उनका मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक दास्ता से मुक्ति था और इसी दिशा में उन्होंने व्यवहारिक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी कार्यप्रणाली को सिद्ध किया। मित्रों, उनके राजनीतिक चिंतन में हमें भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख धाराओं तथा आधुनिक यूरोप के राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। आध्यात्मिक धाराओं ने ही तिलक के राजनीतिक दर्शन को विशेष रूप से प्रभावित किया। वे एक वेदांतवादी थे और वेदांत के अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक धारणा का निर्माण किया और स्वतंत्रता की सर्वोच्चता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। मित्रों, तिलक जॉन स्टुअर्ट मिल की राष्ट्रीयता की परिभाषा से सहमत थे। वे विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत में इसके व्यवहारिक प्रयोग की मांग करते थे। यदि उनके संक्षिप्त राजनीतिक दर्शन को देखें तो तिलक का राष्ट्रवाद का जो दर्शन है, उसमें आत्मा की सर्वोच्चता को मुख्य स्थान दिया गया है। मित्रों, उनकी संपूर्ण दर्शन में हमें वेदांत के आदर्श, बर्क, मिल और विल्सन की धारणा, इन सबके विचारों का समन्वय देखने को मिलता है और इसी समन्वय को तिलक ने अपने स्वराज के शब्द में व्यक्त किया है। तिलक का चिंतन आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित था, धर्म पर आधारित था और इसलिए ही उन्होंने
स्वराज की नैतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने स्वराज को केवल एक अधिकार के रूप में नहीं माना, एक धर्म भी माना। और धर्म धार्यति इति से धर्म है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। राजनीतिक रूप में उन्होंने स्वराज का अर्थ स्वशासन, और स्वशासन का तात्पर्य होम रूल, होम रूल के आधार पर उन्होंने स्वशासन को बताया और उनका स्वशासन ही स्वराज्य है। लेकिन नैतिक संदर्भ में यदि हम देखें तो इसका अर्थ आत्मनियंत्रण की पूर्णता, यानी कि आत्मा पर जो नियंत्रण है उसकी जो पूर्णता है वही स्वशासन है और वही स्वधर्म है, अर्थात वही धारण करने योग्य है। स्वराज का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए तिलक ने कहा, इसका आशय हमारी आत्मा की स्वतंत्रता से है। हमारी अंदर की आत्मा यदि स्वतंत्र है तो वह निश्चित रूप से सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा खुद का धर्म क्या है, हमारी नैतिकता किसमें है, हमारे आदर्श कहाँ हैं। और जब हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी, वही हमारा स्वशासन है और वही हमारा होम रूल है, जिसमें हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके, समझ सके और आत्मा की आवाज के आधार पर ही हम अपने धर्म को के मर्म को पहचान सके। मित्रों, इस प्रकार तिलक के राजनीतिक चिंतन के आधार की पृष्ठभूमि के बाद यदि हम चर्चा करें कि तिलक का राष्ट्रवाद क्या है, तो तिलक का राष्ट्रवाद थोड़ा बहुत, या यूं कहें अंशतया पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। इन्होंने वेदों और गीता से आध्यात्मिक शक्ति एवं राष्ट्रीय उत्साह को ग्रहण करके यह संदेश दिया और बताया कि भारत को प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही आज के भारत के लिए स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। 13 दिसंबर 1919 को मराठा जो उन्होंने अंक प्रकाशित किया, उसमें लिखा, सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हमें अपनी संस्थाओं को अंग्रेजियत के ढांचे से नहीं डालना चाहिए और ना हम चाहते। सामाजिक और राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण भी नहीं करना चाहते। इस प्रकार तिलक ने भारतीयों में यह भावना भरने का भरपूर प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि वे वेदों और गीता के महान संदेशों से नई शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण करके राष्ट्र का आध्यात्मिककरण करें और इसी शक्ति के द्वारा, इसी बल पर ब्रिटिश नौकरशाही से हम लोहा लेकर स्वराज की स्थापना को कर सकते हैं। सुधारों के नाम पर प्राचीनता का अनादर करना तिलक के विचारों में राष्ट्रीयता के पतन का प्रतीक है। भारत में सच्ची राष्ट्रीयता उत्पन्न करने के लिए हमें प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण करना आवश्यक है, जरूरी है। मित्रों, इस प्रकार तिलक राष्ट्रवाद का एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं और इस संबंध में उन्होंने प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीलों के प्रति जो भक्ति भावना रहती थी, उसी का नाम उन्होंने, आधुनिक नाम उन्होंने राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया। इस राष्ट्रवाद का संबंध तीव्र संवेगों और अनुभूतियों से भी होता है। पहले जो आध्यात्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं। यही कारण है कि आज राष्ट्रवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के प्रति
अनुभव की जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, तिलक की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की भावना का सुंदर चित्र उनकी जीवनी के सुप्रसिद्ध लेखक राम गोपाल ने प्रस्तुत किया है। और राम गोपाल जी ने उनके शब्दों में, अपने शब्दों में कहा है कि तिलक के प्रत्येक काम और प्रत्येक भाषण में एकता की भावना सर्वोपरि रहती थी, चाहे वो धार्मिक भाषण हो, चाहे राजनीतिक भाषण हो उनके, चाहे सामाजिक भाषण हो या अन्य कोई भी हो। मित्रों, वे जनता की राजनीतिक चेतना को नहीं अपितु गत अनागत के सहयोग से जनता की आत्मा को ही जानना चाहते थे। मित्रों, तिलक ने भारत में एकता की प्रतिस्थापना का मार्ग बताते हुए भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ, वैदिक धर्म की शाखाएं और प्रशाखाओं पर बल दिया। हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना। राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप देने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। मित्रों, इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनका स्वराज क्या है, स्वराज की प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार, इन तीनों और इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध को स्वराज की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी स्वदेशी की भावना के संबंध में उनके विचार क्या हैं, बहिष्कार के संबंध में वो क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में उनके क्या विचार हैं, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।